नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपने सुना होगा, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहन दो म्यान। लेकिन क्या वाकई में सियासत में ऐसा होता है, या सियासत में पूछा जाता है कि कौन जात का है भाई, किसको वोट देगा, और क्या पार्टियां उसी आधार पर टिकट का बंटवारा करती है और समाज को भी धार्मिक तौर पर बंटवारे में डालती है जातियों के आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए गए और सीधा आरोप लगाया गया कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटती है, धर्म को जातियों में बांटती है, लोगों को बांटकर लड़वाती है और फिर उसी पर अपने वोट बैंक की फसल उगाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमला करते हुए यह भी कहा कि कोई एक कांग्रेस का ऐसा नेता ढूंढ कर लाइए जिसने मुस्लिम धर्म के अंदर जातियों की बात की हो, जातियों के आधार पर उनके सिस्टम के अंदर भागीदारी की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को बांटकर राज करना चाहती है, उनको जातियों में बांटकर लड़वाना चाहती है, जबकि मुस्लिम धर्म और उसमें बटी जातियों के बारे में वो एक शब्द भी नहीं बोलती, मुंह सिल जाता है। क्या वाकई में हरियाणा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मिशन महाराष्ट्र में सक्रिय हो गई, और क्या अब मकसद इन बयानों के पीछे हिंदू को जाति से इतर करते हुए एकजुट करने का है? आज बात इसी मुद्दे। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली। चलिए, सबसे पहले तो आपको यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किस तरीके से प्रहार किया और क्या क्या कहा। दरअसल हरियाणा में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला और कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती है, हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परंपरा का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाओ, और कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेक सके। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने जनता को भड़काने की बड़ी कोशिश की। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया था, अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा की जनता ने उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। कांग्रेस की साजिशों से सावधान रहने की जरूरत है, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो उनकी चर्चा जाति से ही शुरू होती है। कांग्रेस मुसलमानों के मन में भी डर पैदा करके माहौल बनाती है। कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर देश का सांप्रदायिकरण कर रही है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है, मुसलमानों को डराना है, उनको भय दिखाना है, उनके वोट बैंक में कन्वर्ट करना है और वोट बैंक को अपना मजबूत बनाना है। क्या वाकई में यह हो रहा है, और क्या अब तैयारी महाराष्ट्र और बिहार चुनाव की हो चली है? क्योंकि जाति की जटिलता जो सबसे ज्यादा देश में कहीं दिखाई देती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही दिखाई देती है। बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीख जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। शुरुआत करते हैं राजेंद्र मेघवाल जी आपके साथ। क्या वाकई में जाति सियासत का हिस्सा है और सभी पार्टियां उसका इस्तेमाल करती हैं? यह आपको लग रहा है कि यह बात भी सच है कि अगर
मैं आपसे ही पूछ लूं कि भाई मुस्लिम धर्म में कौन कौन सी जातियां हैं, तो शायद गिना पाना आपके लिए भी मुश्किल, लेकिन अगर मैं पूछ लूं हिंदू धर्म में कितनी जातियां हैं, तो शायद एक लंबी चौड़ी लिस्ट आप भी मुझे बता दें। देखिए विजेंद्र जी, जहां तक झूठ की बात हो चाहे जातिवाद की बात हो, तो ये शब्द मोदी जी के मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देते, क्योंकि झूठ और मोदी जी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आज तक कितना झूठ बोला है तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और तमाम हमारे जो यूट्यूब्स पे और इंटरनेट पे मौजूद है। आप कहोगे तो एक एक करके सारे बता दूंगा। और अभी का रिसेंट का आपको एक झूठ बताता हूं। मोदी जी महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि तेलंगाना के अंदर किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। यह बड़ा झूठ था, जिसका हाथों हाथ रिप्लाई वहां के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने चिट्ठी लिख के बाकायदा उनको भेजा कि सर 15 अगस्त 2024 तक करीबन 22,22,067 किसानों का करीबन 17,869 करोड़ रुपया हम माफ कर चुके हैं। जो झूठ पकड़ा जाता उसके बावजूद भी आज तक उनसे कोई सवाल नहीं पूछा कि मोदी जी आप झूठ क्यों बोलते हो, सियासत के लिए क्यों झूठ बोलते हो। रही बात जातिवाद की, तो मोदी जी ने कितनी बार जातिवाद किया आपको तो पता है। अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करवाया जबकि वो पिछड़े वर्ग में नहीं थे। हरियाणा के गुजरात के अंदर, उसके अलावा बिहार के अंदर जाके क्या बोला, अलग अलग जगह क्या बोला, मैं दलित, मैं पिछड़ा, ये वो सब कुछ हमेशा अपने जाति का कार्ड खेलना मोदी जी का सगल बन चुका है। उसके अलावा मैं बताता हूं, नायब सिंह जी को किस आधार पे सीएम बनाया गया भाई हरियाणा का, या उससे पहले खट्टर साहब को किस आधार पे सीएम बनाया गया? क्या यह जातिवाद नहीं था? आप एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट करने के लिए या दलितों को टारगेट करने के लिए आप जातिवाद कहते हैं, लेकिन आप जब करते हैं वो जातिवाद नहीं है क्या? आप बार बार कहते हैं। और ठीक है आप चुनाव जीत वो गए, तो खुलकर कह रहे हैं भाई कि बटोगे तो अरे कटोगे, वो तो खुलकर कह रहे हैं। सुनिए, बात कांग्रेस की हो रही है सर, क्या कांग्रेस? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए मैं वही तो कह रहा हूं, व्यावहारिक सवाल कर रहा हूं। चलिए बताइए हिंदू धर्म में कितनी जातियां हैं सर? हिंदू धर्म में कितनी जातियां ये आपको पता नहीं है तो बता दूं मैं? बताइए सर। नहीं है पता आपको? नहीं पता, बताइए सर। जितनी भी जातियां ना है सर बताइए ना कितनी है भाई? तो मुसलमानों में भी जातियां हैं, तमाम जातियां जो हिंदुओं में गिनाइए सर। सारी जातियां हैं, गिनाइए। जो आपके अंदर है वो सबके अंदर है। जातियां हैं ना, जाति हिंदुस्तान हिंदू में आप सीधा कह देते हो ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये राजपूत है। वहां पे क्या शेख नहीं है, पठान नहीं है, पिछड़े नहीं है? बताइए, कायम खानी नहीं है? कभी बयानों में जिक्र आया सर? गुजर भी है वहां पे, तमाम जातियां हैं, खटीक भी है वहां पे, कसाई भी है, तमाम जातियां, ऐसा नहीं है। आप सियासी तौर पर कभी बयान आया? सुनिए, मैं सियासी बयान आता है जब वहां टिकट वितरण की बात आती है, मुसलमानों के अंदर भी जातियों का जिक्र होता है। इसलिए मोदी जी क्या है, एक तरफा बात करते हैं। वो क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि उनसे जो कुछ भी वो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाता है। वो झूठ भी बोलते हैं। मान लिया आपने टिकट वितरण में ये देखा जाता है भाई कौन सी जाति का क्या हिस्सेदारी है, जाति आधारित टिकट बंटते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मान लिया सर आपने। मोदी जी सफलता से झूठ बोलने में कामयाब क्यों हो जाते हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछता है। वो जब भी झूठ बोलते हैं मीडिया उसको मान लेता साहब ब्रह्म वाक्य है। अरे आप उनसे सवाल पूछिए, जब उन्होंने तेलंगाना के लिए झूठ बोला, महाराष्ट्र में जाके, महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव है, वहां जाके झूठ बोला तेलंगाना में किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ, तब मीडिया ने उनका पकड़ लेना चाहिए थी जवान। कहते मोदी मैं नहीं जानता इस बारे में, क्यों नहीं जानता मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि बाकायदा यहां भी कांग्रेस ने 2018 में कहा था कि सभी किसानों का कर्जा माफ होगा, कहा था सर। और मैं उस वक्त के अरे सर नहीं किया भाई, मैंने मोदी जी का वो लेटर ना जाने कितनी बार दिखाया जिसमें डीबी गुप्ता साहब की सिग्नेचर, तो कहा गया था सरकारी गैर सरकारी जितना कर्जा है वो सब माफ होगा, लेकिन हुआ नहीं था। उल्टा ये हुआ था राजस्थान में कि किसानों की जमीन कुर्क हो गई थी। पहली ही बैठक में उल्टा सर राजस्थान में ये हो गया था कि किसानों की जमीनें कुर्क हो गई थी, और जब कांग्रेस से घिरी थी उस मामले पर तो वो बाकायदा इसके खिलाफ कानून लेकर आए थे। मुझे बताइए, ध्यान है बहुत अच्छे मोदी जी ने किसानों के कर्ज माफ की बात की थी या नहीं की थी? भाई राजेंद्र जी, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि भाई बीजेपी झूठ बोल रही है, चलिए कर्ज माफ की बात की थी, मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे बताइए राजेंद्र जी, क्या कांग्रेस सियासी तौर पर यह मानती है कि वो खुले मंच से मुस्लिम के अंदर जातियों के बंटवारे की बात करती है? देखिए, अगर आप मोदी जी के वक्तव्य को लेकर डिबेट कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, मेरे ख्याल से ये व्यर्थ है, ये डिबेट ही व्यर्थ है, क्योंकि मोदी जी है ना झूठ को सच बना के पेश करते हैं, वो चीजों को इंटरपोलेट करते हैं, वो उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनका कोई भी सच से कोई वो नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो हमेशा झूठ बोलते हैं, जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। भाई एक तरफ तो है सबका साथ सबका विकास, तो फिर जाति आधारित बयानों के मायने क्या है?
और इन बयानों के मायने क्या है कि बटोगे तो कटोगे? ये सबसे पहले तो मैं माननीय राजेंद्र जी जिस प्रकार से भाषा का उपयोग कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि मैं किसी के पृष्ठ विवेक पर पृष्ठ खड़ा नहीं करता, लेकिन ये एक बौखलाहट और घबराहट है। कांग्रेस जिस प्रकार से हरियाणा का चुनाव हारने के घबरा गई है, बोरा गई है, उस पर मोदी जी पर आरोप लगाने का लगातार प्रयास कांग्रेस कर रही है। इस देश की जनता के विवेक पर प्रश्न खड़ा करती है। चुनाव हारने के बाद मोदी जी, अब मुझे लगता है कि मैंने बड़े ध्यान से को सुना है। अब ये जिस प्रकार बोलना डाले तो विजेंद्र बोले ऐसी भाषा का इनको बोलने, अभी ये बोल रहे हैं पूरी डिबेट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? वो जब निचले स्तर पर गिर सकते तो हम उनको जवाब नहीं दें? बताइए आप मेरे को। अगर मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछता तो हम तो पूछेंगे ना। हमें आपने मंच दिया तो हम पूछेंगे उनसे। हम पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी कब तक झूठ बोलोगे? राजेंद्र मेघवाल भाई, अब उनको बोलने तो दीजिए भाई। आप 3-4 मिनट बोले ना सर। नहीं, राजेंद्र मेघवाल जी, देखिए आप खुद कहते हैं कि बोलने नहीं देते, आप उनको कम से कम ओपनिंग रिमार्क तो लाने दीजिए सर। रुकिए ना, ये कह रहे हैं तो आपको सर मंच मिला है ना बोलने के लिए, उनको एक बार बोलने दीजिए सर। भाई गलत बात है राजेंद्र जी, प्रोग्राम के शुरुआत में ही ना खिचड़ी बनाना गलत बात है। 1 मिनट मैंने भाई उनको एक बार ओपनिंग रिमार्क तो देने दीजिए सर। अब बीच में टोकने लग गए क्या उन्होंने? भाषा पे सवाल, सर तो भाई बयान देंगे ना, भाषा पे सवाल उठा दिया। हाँ ठीक है, अब बोलिए लक्ष्मीकांत जी। देखिए मुझे लगता है कि बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा बात सुनने के लिए। अपनी गंभीरता के साथ निंदा को सुनना पड़ता है। मैंने बड़ी निंदा इन्होंने की, मैंने मोदी जी निंदा को सुना। निंदक ने निरा के आंगन कुटी छवाए बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुबह। इस बात को चरितार्थ और चरितार्थ करने का प्रयास हम लगातार करते हैं। आप किसी मंच से मोदी जी गाय निकालते हैं, हम स्वीकार करते हैं। आपने खून का सौदागर कहा, आपने नीच कहा, आपने अन्य अन्य गालियों से अलंकारित करने का प्रयास माननीय मोदी जी किया, और देश की जनता के विवेक पर आज आप फिर से प्रश्न खड़ा करते ही मोदी झूठ बोलते, जनता स्वीकार करती है। यदि मोदी झूठ बोलते, चुनाव पर चुनाव नहीं जीतते, लोकसभा में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, और करिए हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिली है वह नहीं मिलती। मोदी जी की बात पर इस देश की जनता विश्वास करती है और खरा विश्वास करती है। यदि कोई झूठ बोलकर जाति का प्रमाण पत्र पेश करना चाहता है तो गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की फोटो है, जो जदयू कुर्ते के बाहर निकालकर घूमते हैं राहुल गांधी। उन्हें पता नहीं कि मेरे दादा का कुल का गोत्र क्या है। फिरोज गांधी के कुल का आदमी, फिरोज भाई के कुल का आदमी ये कहता है जरूर करके बाहर घूमता हूं, मैं नाना कुल बताता हूं। मुझे अपने नाना कुल की बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपनी जाति छुपाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण बोलने में शर्म और परहेज नहीं है मुझे, और यदि किसी अन्य वक्त से हूं तो मुझे बोलने परहेज नहीं होना चाहिए। ये जाति छुपाने कोई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, भाई सवाल आज ये है कि क्या अब ये भी तय होगा कि मुस्लिम में कौन कौन सी जातियां, उस पर भी सियासत हो? नहीं, जब भी होना ये चाहिए, जातियों से परे जाए, हम जातियों की जटिलता में घुसते जा रहे हैं। जब भी किसी चैनल पर बैठते बात करते हैं, हम सब बात करते हैं, जब आप दिखाते हैं और यहां पर दिखाते हैं किस विधानसभा क्षेत्र में कितने ब्राह्मण हैं, कितने वैश्य हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, लेकिन आप लास्ट में एक लाइन जो है मुस्लिम कितने हैं एक साथ डालते नहीं डालते? कभी आप लिखा है कायम खानी कितने, कसाई कितने, मणिहार कितने, जुलाहे कितने, कभी आप लिखते हैं इस पर? नहीं लिखते, क्योंकि आप एक संगठित रूप से वो दिखाने का प्रयास करते हैं और हिंदू धर्म को बार बार बांटने का प्रयास करते हैं। मोदी जी यही रोकना चाहते हैं। बस सीधे तौर पर मानना है कि जायज तरीके से लिखे कि हिंदू इस विधानसभा क्षेत्र में 25 लाख हैं और मुस्लिम इस विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख है। करिए दो बातों दो, और ईसाई इतने और सिख इतने हैं, लेकिन आप ये बात नहीं करते। आप बार बार हिंदू को जाति बांटने का प्रयास करते हैं। कभी जाट के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी बेटी के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी अन्य पर। मैं एग्री कर जाऊंगा क्योंकि मीडिया भी बाकायदा ये दिखाता है, लेकिन हाँ आप सही कह रहे हैं कि नीचे वही यही दिखाता है कि भाई मुस्लिम इतने हैं। अरे वो नहीं दिखाता कि उसके अंदर कौन कितना है, शिया कितने, सुन्नी कितने। यदि बात करें ठीक है, कांग्रेस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं माफी के साथ। देश की सियासत में जातियों का जिक्र छोड़ना है या यह भी तय करना है कि मुस्लिम में कितनी जातियां हैं, ईसाइयों के अंदर कितनी जातियां हैं? महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महेश शर्मा जी, अब बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इशारा किधर है? वो सबको ये संदेश दे रहे हैं कि भाई ये लिखना छोड़िए, और उसमें हम मीडिया को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। मैं खुले मंच से स्वीकार करता हूं कि हां, मीडिया ये लिखता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण इतने हैं, राजपूत इतने हैं, वैश्य इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, एससी इतने हैं, एसटी इतने हैं, ये लिखता है बिल्कुल, और नीचे लिखता है मुस्लिम इतने हैं। उसका बंटवारा नहीं करता है वो, और मैं इसको स्वीकार करता हूं। क्या प्रधानमंत्री इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई इस बंटवारे को लिखना छोड़िए, इस बंटवारे को बोलना छोड़िए, या वो सीधा संगठित कहते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए उधर कितनी जातियां, लेकिन सबको सिर्फ मुस्लिम लिखा जाता है और आप जातियों में बटे हुए हैं? देखिए, इस बात की आपको इतिहास के उसमें जाना पड़ेगा कि हमने जो इतिहास पढ़ा है या पढ़ाया जा रहा है कि भारत गुलाम कैसे बना, कि जातीय झगड़ों की वजह से गुलाम बना, ये पढ़ाया जाता है। जाति पाति नहीं रखनी चाहिए,
भेद नहीं होना चाहिए, सब कुछ ये बताया जाता है। अब जाति के बाद में जब राजनीति में इसका प्रयोग होने लगा, आप ये देखिए आज़ादी से पूर्व तक या कुछ ऐसा एक अंदर सामाजिक रूप से आंदोलन चला था जिसमें कोई सरनेम नहीं लगाएगा, बल्कि उसमें भारतीय शब्द लिखेगा। ये प्रयोग हुआ था, इन सबको बुला दिया गया कि जाति की भेदभाव की परिपाटी को ख़त्म किया जाए, हमारी भारतीय जाति है एक, बस ये मान किया जाए। लेकिन उसकी तरफ कोई इग्नोर किया। लेकिन जैसे जैसे जितना जो 70 साल या 75 साल का जो शासन चलता रहा, इस दौरान जातियां प्रभावी हुई और अपने जातियों का ये आग्रह भी रहा है कि राजनीति में उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, और पार्टियों ने इसके आधार पे वोटों टिकट देने का एक सिलसिला। लेकिन महेश शर्मा जी, ये संभव मुझे हाँ, इसलिए नजर नहीं आता कि मैं भाई एक तो आरक्षण व्यवस्था है जो जाति आधारित ही है, तो जाति को लिखना अगर छोड़ देंगे, डॉक्यूमेंट में ही छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, तो फिर उस आरक्षण का फायदा कैसे मिलेगा? तो यही कह रहा हूं ना कि आपको आमूलचूल परिवर्तन करना है। आपने उसको जो परिवर्तन करना चाह रहा था उस समय का जो दौर था, उसमें जो परिवर्तन हुआ था तो उसे कागजों पे नहीं होने दिया। वहाँ आज भी जाति की मतलब क्या कहते हैं ना, वो एक बोहड़ लगाई जाती है। जाति हमारी भारतीय एक सभ्यता में एक महत्वपूर्ण मतलब क्या कहते हैं ना, एक उसका आइडेंटिफिकेशन होता था कि भाई इस कुल से है या इस जाति से इससे वगैरह जो है। लेकिन हो ये रहा है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जातिगत विवाह करवा रहे हैं, अंतर जातीय विवाह करवा रहे हैं, अंतर संप्रदाय के करवा रहे हैं। आपकी बात को, लेकिन मेरा मूल सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का इशारा क्या है कि भाई जातियों का जिक्र करना छोड़िए, या वो कांग्रेस के जुबान पर मुस्लिम के अंदर जातियों के बंटवारे का डायवर्जन को चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? चीज है, अब बड़ी देर कुछ अरसे से देश में ये हो रही है कि जातिगत गणना कराई जाए, नहीं कराएगा तो जबरदस्ती कराएंगे, करवा के मानेंगे। ये जो इस तरह के दावे हो रहे हैं, तो और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सिर्फ जाति ये नहीं, जाति सिर्फ 4 है, किसान है, मजदूर है, या किसान मजदूर और क्या कहते हैं आपके जवान और गरीब। ये मतलब उन्होंने अपनी तरफ से व्याख्या की है। ये होनी चाहिए थी, ये व्याख्या 1947 में हो जानी चाहिए थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब जो भी हो रहा है तो। लेकिन मैं वापस मूल पे आ रहा हूं, क्या वो ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र और बिहार के अंदर हिंदू हिंदू रहे, वो ना दलित रहे, ना ब्राह्मण रहे, ना जाट रहे, ना राजपूत रहे? क्योंकि हिंदू अगर हिंदू हो गया तो फिर बीजेपी को अगले 20 साल भी हटा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये हुआ तो वो सोच रहे होंगे ऐसा। ये है, बिल्कुल सही है। अगर आपको इतना ही है तो जो आप आजकल जिस तरह से जो मुस्लिमों की सीटें मतलब क्या कहते हैं ना होने लगी हैं, जहाँ जहाँ अच्छी संख्या में आ रहे हैं मुस्लिम्स, अपने जयपुर में ही उदाहरण ले ले, 2 सीटें तो बिल्कुल हो गई है परमानेंट। वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, तो फिर उनकी कैटेगरी भी कीजिए, वहाँ पे भी उनके भी तो SC ST हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप ये जरा समझाइए भाई, मकसद क्या है? मकसद सबको एकजुट करना है और सिर्फ 2 ही रखने हैं, एक तरफ हिंदू दूसरी तरफ मुसलमान, क्या ये रखने का इरादा है? दोनों को भी मिलाकर भारतीय कर दीजिए ना। देखिए, हमारा कहीं भी धर्म के आधार बंटवारे का सोच नहीं है, जाति के आधार बंटवारे का सोच। सर, आपके ही नेताओं की बात है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। हिंदू धर्म को जिस प्रकार से कांग्रेस जातिगत जनगणना के आधार पर या अन्य कभी जब भी चुनाव होता तो दलित के नाम पर, जाट के नाम पर, कभी राजपूत के नाम पर, कभी वैश्य के नाम पर, कभी ब्राह्मण के नाम बांटने का लगातार हर चुनाव प्रयास करती है। और कहीं भी जाकर हिंदू धर्म को बांटने के आधार पर वोटों की राजनीति करने का प्रयास करती है कि हिंदू धर्म बढ़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी वोट कम हो जाए। ये सब जानते हैं। आज स्वीकार करने में अतिशयोक्ति भी नहीं है कि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक वर्ग आज ही भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ा है। अब उदाहरण दे लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का, कांग्रेस का एक भी बहुसंख्यक जाति का व्यक्ति मुस्लिम चुनाव जीतो बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 8 में के 6 के 6 मुसलमान चुनाव जीते हैं। इस बात को इंगित करता है तो कांग्रेस किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। हरियाणा का उदाहरण दीजिए, 4 से 5 आपके अल्पसंख्यक व्यक्ति चुनाव जीतते हैं। तो अल्पसंख्यकों की राजनीति करना और हिंदू धर्म को बांट रहा काम यदि कोई कर रहा तो देश में कांग्रेस कर रही है। यदि जिस व्यक्ति को ये कहने में डर लगता है कि मेरे दादा का नाम फिरोज भाई था, वह हिंदू को तो बांटने राजनीति करता है। कभी आपने सुना कि माननीय राहुल गांधी फिरोज गांधी की कब्र पर गए हो और पुष्पांजलि उनकी पुण्यतिथि पर जन्मतिथि अर्पित की हो? वे देश के सांसद भी रहे और राहुल गांधी माननीय राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी पति भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि इलाहाबाद जाकर उनकी कब्रगाह पर या उनके जन्म स्थान पर कहीं पुष्पांजलि अर्पित की गई हो। तो ये डर जब राहुल गांधी के अंदर दिन में निकालना पड़ेगा कि मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है और मेरे दादा का नाम क्या है, ये बताना पड़ेगा देश की जनता को।
क्यों बताना पड़ेगा? क्यों आप दूसरे के नाम, दूसरी जाति पूछते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, धर्म आधारित राजनीति आप लोग करते हैं, तो फिर अपनी जाति बताने में क्या डर लगता है आपको? क्यों आप अपने आप को बताते हैं कि ब्राह्मण जदयू बाहर में कुर्ते बाहर जनेऊ निकाल घूमते हैं? मैं आपसे सिर्फ जदयू विजेंद्र जी मैं भी पहनता हूं, लेकिन कुर्ते बाहर नहीं पहनता, कुर्ते के अंदर पहनता हूं, उसका पालन करता हूं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि सारे हिंदू जातियों से अलग हो जाएं, या वो चाहते हैं कि अब मुसलमानों के अंदर भी जाति के हिसाब से डाइवर्सन हो? क्या चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का कहना था कि हिंदू धर्म एक तरीके से जाति के बंटवारे के आधार पर नहीं, अपने धर्म के नाम पर एकत्रीकरण करे और धर्म के आधार पर एकजुटता के साथ चले। हमारा कहीं भी सोच नहीं कि मुस्लिम भी बटे अपनी जाति के नाम पर। हमें चाहते हिंदू हो या मुसलमान हो, जाति के आधार पर कहीं बंटवारा नहीं हो। इस देश में धर्म के आधार पर बंटवारा होना चाहिए, न जाति के आधार पर बंटवारा होना चाहिए। सर बट गया धर्म के आधार पर, बट गया भाई, देश एक बार बट गया रहना चाहिए। अब देश एक बार बट गया धर्म के आधार पर। सर अब कितने बंटवारे करेंगे धर्म के आधार? धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा किया और नेहरू जी ने की अति महत्वाकांक्षा का बंटवारा। इस देश का वंश आज भी देश झेल रहा है। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं भाई, इसके दो तरीके हैं, मैं इस जो बयान को समझ पा रहा हूं। एक मिनट धर्म निरपेक्षता का शब्द कब जोड़ा गया? इमरजेंसी कालखंड में, उसके पहले हिंदू राष्ट्र था। यही बात होती है, जब मुस्लिमों के नाम पर पाकिस्तान बन गया तो क्यों आवश्यकता पड़ी कि 1975 में आपातकाल के समय आपने इसमें धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़कर और सबको समान करने का प्रयास किया? राजेंद्र जी भाई, इसके दो मायने हैं, मैं एक मायने ये भी निकाल रहा हूं और मैं खुद को भी जिम्मेदार मान रहा हूं इसके लिए। ये सच है कि जब हम किसी विधानसभा को लेकर आंकड़े बता रहे होते तो मैं भी बता रहा हूं कि यहाँ इतने राजपूत है, इतने ब्राह्मण हैं, इतने दलित हैं, इतने एससी है, इतने एसटी है, और अंत में बता रहा होता हूं इतने मुस्लिम हैं। मुस्लिम में कौन सिया है, कौन सुन्नी है, कितना डाइवर्सन उनके अंदर है, ये मैं भी नहीं बता रहा होता हूं। तो उनका इशारा ये भी तो हो सकता है कि भाई जातियों का जिक्र ही करना छोड़िए। देखिए उनका इशारा कुछ भी नहीं है, उनका हताशा का प्रतीक है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि चाहे आरएसएस हो चाहे भाजपा हो, वो 95% हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ 5% हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। और क्योंकि वर्ण व्यवस्था इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि मनुवाद के अंदर और मनुवाद को मानने वाले ये लोग हैं। आपने अगर इनके दूसरे सरसंघचालक की किताब पढ़ी हो, We and our nationhood identified। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये वर्ण व्यवस्था वाले लोग, मनुवाद को मानने वाले लोग, ऊंच नीच को मानने वाले लोग, जातिवाद की बात होती है, जब जमीन खिसकने लगी तब हिंदू याद आते हैं, जब दलित को अत्याचार होता है जब हिंदू याद आते हैं, जब आदिवासियों की जमीन हड़पी जाती है, निराश हो चुकी है आप, जब पिछड़ों को हताश हो चुके हैं, तब हिंदू निराश हो चुके हैं आप। आज तक बताइए आरएसएस ने अपना एक भी सर संचालक बनाया क्या किसी गैर ब्राह्मण को या गैर मतलब उच्च वर्ण के अलावा? बताइए मेरे को। ये सबसे बड़ी अगर जातिवादी पार्टी और संगठन है तो आरएसएस तो भाजपा है, जिन्होंने इस देश को सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों ने किया है। और इसीलिए हमारे नेता लोग कि जाति का जनगणना होनी चाहिए, और इसी वजह से मोदी जी की हवा खिसक गई तो मोदी जी अनर्गल बात करते। चलिए ठीक है, शुक्रिया सभी का। मैं चलते चलते मैं आपको एक, ठीक है रुकिए सर भाई, चलते चलते मैं आपको एक डाइवर्सन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये सच है, मैं भी जानता हूं कि 90% नहीं जानते होंगे कि मुसलमान में कितना डाइवर्सन है। जरा कैमरे पर आइए कोई, ये देखिए जरा भाई, ये एक छोटा सा डाइवर्सन है, क्योंकि हिंदू को जब आप देखेंगे तो आप 20 जातियां गिना लेंगे। मैंने सोचा कि चलिए मुस्लिम को हम खुद भी लिखते हैं कि भाई वो इतने परसेंट है, इतने परसेंट है। तो चलिए मैं बता रहा हूं कि मोटे तौर पर किस तरीके से बटे हैं। सुन्नी 80% के आसपास, उनमें शिया 20% के आसपास है। अब इसमें जरा देखिए सुन्नी कहां कहां कैसे कैसे बटा हुआ है। वो सल्फी में, वहाबी में, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, अहमदिया जो है पाकिस्तान और भारत के अंदर, यानी भारत में मुसलमान जब हम लिखते हैं उनमें से एक पॉपुलेशन अहमदिया की होती है। इसके अलावा हम्बली ये कतर, सऊदी अरब और कुवैत में है। शाफई मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया में है। मालिकी मिडिल ईस्ट के अंदर है। हनफी जिसमें भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है। भारत के अंदर आप मानिए अहमदिया के अलावा हनफी भी है, और हनफी 2 में बटे हुए हैं, बरेवली में और देवबंदी में। इसके अलावा भाई भारत के अंदर इस्माइली भी हैं, इस्माइली 4 में बटे हुए हैं। फातमी, बोहरा, खोजे, नसूरी। राजेंद्र जी मुझे लग रहा है आप ये बताना ही नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं बताते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने सिर्फ आपके रिएक्शन के लिए मैंने डाला था कि मैं देखना चाह रहा था कि भाई रिएक्शन क्या आएंगे। शुक्रिया।